नमस्कार, हमारी खास पेशकश शख्सियत में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनन्या चतुर्वेदी। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रितेश सहगल, जो कि एक डेंटिस्ट हैं, साथ ही ओरल सर्जन भी हैं। और इनका क्या एक्सपीरियंस रहा है इनकी लाइफ में, क्या इनकी शख्सियत कहती है और क्या कुछ हम सीख सकते हैं इनकी शख्सियत से, आज जाने इनके बारे में। तो बिल्कुल स्वागत है सर आपका पहले तो कार्यक्रम में, स्टूडियो में हमारे। सबसे पहले मैं सर जानना चाहूँगी आपके बारे में कि डेंटल ओरल सर्जन मतलब क्या होता है, सब चीज़ें मैक्सिलोफेशियल जो आप बता रहे हैं एक सर्जन हैं आप, तो इसका मतलब क्या है? कि कई लोगों के लिए बड़ा नए नए शब्द होते हैं इस चीज़ें, और हम आम जैसे लोग रहते हैं उनके लिए तो बिल्कुल डिफरेंट होता है इस चीज़ें। जनरली हम लोग पहले तो बीडीएस की पढ़ाई करते हैं, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी बोलते हैं। उसके बाद सुपर स्पेशलाइजेशन करते हैं जिसको बोलते हैं ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी। और भी डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक कंजर्वेटिव डिपार्टमेंट जिसमें आप रूट कैनाल थेरेपी कराते हैं, पेरोडोंटल डिपार्टमेंट जिसमें हम मसूड़े की सर्जरीज और जो ब्रेसेस की सर्जरी होती है उसको ऑर्थोडोंटिस्ट बोलते हैं। सो आई हैव परस्यूड माई सेल्फ इन ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी। सो मैं फेशियल फ्रैक्चर्स हुए और कभी कोई दांत टूट गया हो, फ्रैक्चर्स हुए, या और भी कोई विकृति होती है दांतों की या जबड़े की, उसको मैं ठीक करता हूँ ऑलमोस्ट। सो और भोपाल में ऑलमोस्ट आई एम प्रैक्टिसिंग सिंस 2008। आई पास आउट इन BDS, देन आई परस्यूड MDS इन 2015 एंड 2018 को मैं पास आउट हुआ। एंड उसके बाद मैंने अभी भोपाल में ऑलमोस्ट 2-3 सेंटर्स हैं मेरे जिनमें मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सर आपके करियर के बारे में आप बता रहे हैं, डेंटिस्ट की फील्ड ही क्यों चुनी आपने? क्यों मतलब वो यार मतलब डॉक्टर्स में आपके पास और भी ऑप्शंस थे, स्कोप था, फिर डेंटिस्ट ही क्यों? आई लव टू बी ए डेंटिस्ट। मैं चेहरे को खूबसूरत बनाता हूँ सबसे पहली बार। मैं चेहरे पे मुस्कान देता हूँ लोगों को, वो एक मेरे लिए बहुत प्राउड फीलिंग है। सेकेंडली मैंने ओरल मैक्सिलोफेशियल इसलिए चुना था क्योंकि मेरे ख्वाब था कि मैं एक सर्जन रहूँ। एंड दिस इज़ द ओनली फील्ड ओरल सर्जरी जिसमें आप चेहरे के जितना भी विकृतियाँ हों उनको सुंदर बना सकते हो। लाइक पैदा हुए बच्चे को आपने देखा होगा क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट रहता है, कटे तालू और ये सब चीज़ आपने सुनी होगी, उनको रिपेयर हम लोग करते हैं। और भी फेशियल प्लास्टिक सर्जरी जैसे राइनोप्लास्टी हुआ है, नोज़ की सर्जरी आपने देखा होगा, वो होता है। और फिर बाकी गम विनियर्स हुए, सेरामिक विनियर्स हुए, ये सब हम लोग बना के वी मेक यू मोर ब्यूटीफुल एंड ग्लैमरस। सर ये जो फील्ड होती है इसमें कई सारे मतलब इंडिया में देखा जाए तो प्लास्टिक सर्जरी मोस्टली कोई होता है तो सेलेब्स कराते हैं या फिर कोई कराता है, लेकिन नॉर्मली आपके पास कितने पेशेंट्स इसके लिए आते हैं? साथ ही एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक इस फील्ड में आपका? बहुत अच्छा, बहुत लोग कॉन्शियस है। इवन आफ्टर कोविड बहुत लोगों ने कोशिश करी है कि दे गेट ब्यूटीफुल स्माइल्स एंड हैव सर्जरीज डन। तो बहुत लोग अब रुझान कर रहे हैं कि दे लुक ब्यूटीफुल। पहले लोग, आपने सुना होगा मेटल कैप, चांदी के दांत लगाए हुए होते थे, आपने देखा होगा हंसते थे चांदी के दांत। नाउ दे वांटेड टू गेट रिप्लेस इन वाइटर, दे वांटेड टू लुक ब्यूटीफुल। एंड जितने भी वाइटनेस मेंटेन हो सके उसके लिए हर पॉसिबल कोशिश करते हैं, लाइक ब्लीचिंग हुआ, क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग हुआ। पहले 6-6 महीने में भी एक बार पेशेंट हमारे पास आता था कि दिखाने के लिए कि मैं ठीक हूँ कि नहीं। अब एवरी 3 मंथ्स दे कम टू अस दैट सर चेक कर लीजिए आई एम लुकिंग ब्यूटीफुल और नॉट। सो दिस इज़ द मेन थिंग। लोगों को सिनेरियो बहुत माइंड सेटअप चेंज हुआ है कि दे वांट टू लुक ब्यूटीफुल। एंड दांत से रिलेटेड केरियस पोर्शन और ये सब चीज़ों के लिए भी रूट कैनल कराने के लिए बहुत लोग आते हैं। पहले लोग बोलते थे सीधे निकाल दो, अब पेशेंट बोलते हैं कि नहीं सर हमको बचाना है, बिकॉज वाइटल टीथ है और खाना खाना है इससे हमको। बिल्कुल, आई गेस आज के दिन में लोग जानते हैं कि फेशियल ब्यूटी जो है कितनी ज़रूरी होती है। साथ ही इसके लिए मतलब इन्फॉर्मेशन भी है उनके पास। अब तो खैर सोशल मीडिया में हर चीज़ अब बहुत फ्री हो गई सबके लिए। सर अगर यहाँ पे देखा जाए तो अभी तक इस फील्ड में आपका सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस क्या रहा, साथ ही सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस क्या रहा आपका? सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था जब कोई भी पेशेंट इमरजेंसी में आता है हमारे पास और वो बोलता है कि सर ये एकदम से इमरजेंसी प्रॉब्लम है, रात को 3 बजे आए या 2 बजे आए, तो हम उसको सेटिस्फैक्टरी रिलीफ दे पाएँ, सबसे इम्पॉर्टेंट वो रहता है हमारे लिए। देन कभी कोई फ्रैक्चर ट्रॉमा में हमारे पास पेशेंट आता है तो इमीडिएटली उसको रिहेबिलिटेट सूचर करके उसका जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन कर पाएँ, वो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ जगह पे इतना फेशियल लॉस होता है या टिश्यू लॉस होता है कि हम कई बार ना चाहते हुए भी उसको रिपेयर नहीं कर पाते और चेहरा उसका विकृत ही रहता है, जो कि सेकंड स्टेज सर्जरी में हमको ले जाना पड़ता है। तो वो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग होता है और कई बार वर्स्ट पार्ट भी होता है क्योंकि पेशेंट्स मानते नहीं हैं, बहुत चिल्लाते हैं कि साहब ये क्या कर दिया, हम आपके पास लेके आए थे वो ठीक नहीं हुआ अभी तक। तो हम बोलते हैं सर देखिए टिश्यू है, टाइम तो लगेगा हील होने में, इट विल टेक टाइम। अब लोगों को हैंडल करना ही मुश्किल हो जाता होगा सर। समटाइम्स पेशेंट बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। एक्चुअली मेंटल ट्रॉमा रहता ही है जब वो ट्रॉमा से आते हैं,
उस समय उनको कुछ नहीं सोचता, ये सोचता है कि डॉक्टर भगवान है और डॉक्टर सब कुछ कर देगा। पर डॉक्टर भगवान नहीं है, डॉक्टर भी इंसान है। जो उसके हाथ में है, जो उसने पढ़ाई करी है, जितना उसका एक्सपीरियंस है, वो उतना ही कर पाएगा। सर यहाँ पे देखा जाए तो वर्स्ट केसेस की हम बात करते हैं आपको, तो वर्स्ट केस क्या रहा अब तक का, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा कि मतलब जहाँ पर हो सकता था लेकिन आफ्टर कोविड, लाइक जिनको भी हॉस्पिटलाइज हुए, ऑक्सीजन थेरेपी मिली एंड दे रिसीव ब्लैक फंगस, तो नेजर क्लियर हो गया, देन इट गोन इनटू द मैक्सिला अपर जो जॉ होता है, उसको हमने कई बार किस किस पेशेंट में निकालना पड़ा हमको। द थॉट वाज दैट कि आज तो हमने इसको निकाल दिया, जब हम ऑपरेट कर रहे थे तब भी हम यही सोचते थे यार हम आज तो इसको निकाल रहे हैं इसकी जान बचाने के लिए, लेकिन नेक्स्ट आफ्टर फ्यू मंथ्स ये खाना कैसे खाएगा। इट वॉज वेरी टफ। देन ज़ाइगोमेटिक इम्प्लांट चेक होते हैं, जिसको हम ऊपर जॉ बोन से ऊपर से सपोर्ट लेते हैं ज़ाइगोमेटिक बोन से और हम अटैच कर देते हैं, तो वो हमने कुछ केसेस करे और फिर उनसे हमने पेशेंट्स को मैक्सिलर रिहैबिलिटेट किया। सर हम लोग अगर ओरल की बात कर ही रहे हैं यहाँ पे, तो कोरोना के बाद और कोरोना के पहले, यानी कि इस पेंडेमिक में क्या आपने देखा, क्या एक्सपीरियंस आपका रहा? कोरोना के टाइम पे डेंटिस्ट के पास भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, तो उसके बारे में ज़रा विस्तार से बताइए। कोरोना के टाइम पे हम लोगों ने चूँकि हम लोग तो ओपन थे, हम लोग क्लिनिक में काम कर रहे थे रेगुलरली, बात ये थी कि डर ये था कि हमें कहीं कोरोना होना हो जाए, तो हमने अपने पूरे प्रिकॉशंस मेजर्स लेके काम किए एंड एवरी 30 मिनट्स वी ब्रिंग द पेशेंट्स, हम लोग पेशेंट्स को बुलाते थे और ट्रीट करते थे, पूरा सैनिटेशन प्रोटोकॉल मेंटेन करते थे। देन प्री कोविड ये था कि पेशेंट्स आते थे और पूछ के विंडो शॉपिंग करके चले जाते थे, लाइक यहाँ कितना रेट है, वहाँ कितना रेट है, ऐसा वैसा, आप इतने में क्यों कर रहे हो, वहाँ इतने में हो रहा है। बट आफ्टर कोविड ये देखा गया कि पेशेंट आया, वो भरोसे से आ रहा है आपके पास, वो नाम सुन के आ रहा है आपका, क्या आप अच्छा करोगे, वो बैठता है चेयर पे, वो बोलता सर नो कॉस्ट मैटर, आप तो ट्रीटमेंट अच्छा करिएगा, बट बेस्ट करिएगा, हम यही चाहते हैं, नो मैटर व्हाट मनी इज। सेकेंडली फिर उसके बाद जो ये हुआ कि पेशेंट्स को जो है वो रुझान बहुत बढ़ गया है डेंटल ट्रीटमेंट की तरफ। जैसे ही उनने ब्लैक फंगस का ये पूरा सुना था सिनेरियो है, आफ्टर ब्लैक फंगस सभी डर गए थे, सब एक बार चेक कराने जरूर आते थे कि सर मेरे को देख लो आप, मैं डायबिटिक हूँ, कहीं मेरे को ब्लैक फंगस तो नहीं, मैं हाइपरटेंसिव हूँ, मुझे ब्लैक फंगस तो नहीं। कार्डिक पेशेंट्स आते थे कि सर एक बार देख लीजिए, दैट ब्लड प्रेशर इज़ नॉट रेज एंड आई एम फिट एंड फाइन। ओके सर, ये सारे पेशेंट्स जो हैं आपके पास जब आ रहे थे, तो आप अकेले हैं, उस कोरोना की गाइडलाइन का पालन भी करना है, सैनिटाइजेशन भी करना है, तो ऐसे में संख्या भी ज़्यादा है, तो कैसे ट्रीट किया, कैसे मैनेज किया इतने सारे? एक्चुअली वी हैव गॉट अ स्टाफ, कम्प्लीटली स्टाफ, और हमारी सेटअप फ्री क्लिनिक्स है भोपाल में जो अलग अलग सेंटर्स पे मैनेज करती हैं, तो उन सेंटर्स पे हम लोग अलग अलग स्टाफ के द्वारा मैनेज कराते थे एंड ऑल द पेशेंट्स आर गिवन अपॉइंटमेंट बाय अपॉइंटमेंट। इमरजेंसी ट्रीटमेंट में बाहर ही एक बेड दिया हुआ था जहाँ पर इमरजेंसी पेन किलर्स और ये सब देके एंड दे गेट द अपॉइंटमेंट डन एंड आफ्टरवर्ड्स आफ्टर 30 मिनट एवरी 30 मिनट देयर विल बी अ प्रोटोकॉल टू कम इनसाइड एंड हैव द ट्रीटमेंट डन। एंड सिंगल विजिट में ही हम कंप्लीट कर रहे थे सारे ट्रीटमेंट्स, लाइक रूट कैनल थेरेपी 3 विजिट्स जाना पड़ता है, हम उस समय सिंगल विजिट में पूरी रूट कैनल कंप्लीट करके उन पेशेंट को भेजे ताकि नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के लिए उसको परेशान ना होना पड़े। सर आप बता रहे थे कि 24 आवर्स के लिए हॉस्पिटल जो है, पहला हॉस्पिटल देश में खुलने जा रहा है जो कि आपका है, उसके बारे में ज़रा विस्तार से बताइए। साथ ही कितने क्लिनिक्स हैं आपके, कितने सेंटर्स हैं? एक तो मेरा BHL में आनंद नगर में सेंटर है जिस नोन एज सैगल्स क्लिनिक एंड ट्रॉमा सेंटर। सेकेंड क्लिनिक इज एट सांची कॉम्प्लेक्स MP नगर, इट इज़ नोन एज AVS डेंटल क्लिनिक। AVS डेंटल क्लिनिक इज बेसिकली नोन एज माई मदर फादर्स नेम, Ashok Vijay Sehgal Clinic. And the third center that we are opening is at Kalpana Nagar. It is India's first 24/7 dental hospital, जहाँ आप रात को 2 बजे 3 बजे भी आएंगे कि मुझे डेंटल पेन है एंड आई वांट टू गेट रिलीफ, तो इमीडिएट हम रूट कैनाल वहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं या कोई भी डेंटल प्रोसीजर की ट्रीटमेंट ऑपरेट कर सकते हैं। सर ट्रीटमेंट्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक ओरल जो सबसे बड़ा खतरा होता है वो होता है ओरल कैंसर का, यानी कि बहुत हमारे अगर इंडिया की बात करें, बिहार, यूपी या मध्य प्रदेश की बात कर ले हम, तो एक परंपरा चली आई है गुटखा खाने की। तो ये जो चीज़ें होती है, टोबैको जो है काफ़ी इंजरियस होता है हेल्थ के लिए, तो एक ऐसा क्यों है? और हर किसी को, यानी कि कोई अगर कुछ समय से खा रहा है उसको कैंसर हो जाता है, कोई लंबे समय से खा रहा है उसको नहीं होता है, तो ये अलग अलग केस सिनेरियोज होते हैं, तो इसके बारे में विस्तार से बताइए। कोई भी चीज़ आप माने तो आप समझ लीजिए घर में आप डेली सफाई करते हैं, ऑलमोस्ट डेली, है ना, एंड अगर मैं एक तरफ एक घर में कोने पे कचरा पड़ा रहने दूँ और हम रोज़ रूम फ्रेशनर डाल रहे हैं, उससे क्या फ़ायदा होगा? कुछ नहीं। तो लोग क्या कर रहे हैं, अभी जो यंग पीढ़ी है, पहले के लोग क्या करते थे, वो घिस्सा खाते थे। घिस्सा मतलब बोले तो वो तंबाकू मल के उसमें सुपारी डाल के और रख लिया उनने,
और थोड़ी दूर पे गए, फिर अपने दोस्तों से मिले वो, या चौपाल पे बैठे, 15 मिनट बाद उन्होंने पानी पिया, कुल्ला करा, फिर चाय पी, फिर गुटखा खा लिया। तो गुटखा बाहर निकलता जा रहा है, फिर वापस जा रहा है। लेकिन अपने ये जो गुटखे के जो प्रचलन पाउचेज वाले चल रहे हैं, लोग रखते हैं मुंह में और गाड़ी चला रहे हैं, या अपना जो भी काम कर रहे हैं, गाड़ी सुधार रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, ये सब काम करते रहते। तो वो जब रखा रहता है तो कोई भी चीज़ ख़राब रखी रहेगी, वो इरिटेट करेगी आपको। आप रात को खाना खा के एक बाइट मुंह में रख के और सो जाइएगा, और जब मॉर्निंग में उठेंगे ना तो वो एरिया लाल मिलेगा। क्यों? वो उस चीज़ को इरिटेट कर रहा है। सो बेटर मैं कहूँगा, आप खा रहे हैं गुटखा, ठीक है, मैं मना तो करूँगा आपको गुटखा ना खाने के लिए, लेकिन अगर आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, कम से कम इतना तो कर लीजिए कि उसको रेगुलरली स्प्रेड करिए और खुला करिए। हाँ, छूट रही है, नहीं छूट रही है, लोग जानबूझ के खाना चाहते हैं, लोगों को आदत नहीं है। पहले सर्वे आया था एक पहले जब सिगरेट्स के लिए वो चला था, तो जिसमें उस पे पहले नहीं लिखा होता था कि सिगरेट जो है हानिकारक है, लेकिन जैसे उसमें छपा तो 5 लाख और बढ़ गई उसमें बिक्री। तो ये कुछ है साइकोलॉजिकल आई गेस की। और जब लोग फैशन मानते हैं सिगरेट पीना, दोस्तों में खड़े हुए, चले एक सिगरेट पी लेते हैं। हाँ, ये चीज़ है भाई, कोई तलब तो है नहीं आपको पीने की, लेकिन स्टिल आपको एक फैशन के लिए चाहिए। लोग महंगी से महंगी ब्रांड खरीद के लाते हैं सिर्फ सिगरेट पीने के लिए। अब हुक्के का चलन बहुत चल गया, आपने देखा होगा 2-4 साल पहले इतना ज़्यादा चल गया है क्या मालूम। और कभी जो हुक्का लेते हैं उनसे पूछिएगा वो कितने नेक्स्ट डे कितने डिलेमा में रहते हैं जब वो काम पे जाएंगे, उन्हें पता ही नहीं रहता। आजकल तो गांजा तो उसमें मिलने लग गया है, स्टोर्स पे मिलने लग गया है, तो वो लोग खरीदते हैं, वीड बना के पीते हैं। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि वीड एक अच्छी चीज़ थी। जब आपने इंडियन ऑन्कोलॉजिकल सर्वे हुआ था एंड बॉम्बे में टाटा मेमोरियल में वो पेशेंट को एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ वीड देते हैं अपने सेंटर से जो वहाँ ट्रीटमेंट करा रहे हैं। वाई? बिकॉज वीड किल्स द कैंसर सेल्स, इट वर्क्स ऑन कैंसर सेल्स। सो फॉर अ मंथ उनको ट्वाइस पीना होता था। मतलब मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो वहाँ जॉब करते हैं, तो दे सेड दैट वी गिव वीड टू देम, कि हर महीने आपको 2 बार ऐसा वीड लेना है, so that it can kill your cancer cells. And there was a 33% increase in the reduction of cancer cells by weed. बट लोगों ने उसको फैशन बना लिया। फैशन बना लिया, अब तो भोलेनाथ के नाम पे पीते हैं लोग, भोलेनाथ के नाम पे भांग खाते हैं। ये आजकल के युवाओं में बहुत बड़ी दिक्कत है कि हर चीज़ को जो है फैशन समझ लेते हैं। ये बड़ी दिक्कत है। इसमें एक पूरा सर्वे पहले आया था बीच में वीट के ऊपर, सिगरेट्स के ऊपर, तो सबसे ज़्यादा जो है ये जो 18 से लेकर 25 ईयर्स के बच्चे हैं, सबसे ज़्यादा इंक्लूडेड हैं इन सब चीज़ों में। तो बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स काफ़ी सारी आई। कोरोना में बीमार भी वही बच्चे हुए जो मतलब 21 से 25 थे। कमज़ोर पड़ जाते हैं, होज़-ए-फिन डाउन हो जाती है। अच्छा, जंक फूड्स खाते हैं सब, कोई हेल्दी फूड तो खाता नहीं है। जब जंक फूड्स खाएंगे तो ऑलमोस्ट बॉडी डिपेंड करेगी आपकी कि कैसे आप उसके रोगों से लड़ रहे हो, सबसे इम्पोर्टेंट वो है। तो सर्दी खांसी बुखार के पेशेंट्स मिलेंगे आपको इनमें, ऐसे पेशेंट्स बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं। सर, अगर यहाँ पे हम ओरल केयर की बात कर रहे हैं तो कैसे ओरल केयर की जाए आज के टाइम में, क्योंकि आज जब इतनी सारी चीज़ें नई नई आ गई हैं, चीज़ आ गया है, चीज़ अब अगर दांत में फंस जाए तो दिक्कत हो जाती है। फाइब्रिक फूड जो होता है वो अगर दांत में फंस जाए तो 3-4 दिन फंसा रहता है, बहुत दिक्कत होती है उस चीज़ में। तो ये अपनी ओरल केयर जो है कैसे अच्छे से किया जाए, इसकी ब्रशिंग टेक्निक्स क्या से होती है? ब्रशिंग टेक्निक आप नॉर्मल राउंड एंड राउंड ब्रश करिए। सीधे सीधे ब्रश करेंगे तो आप दांत काट देंगे। दूसरी बात, बहुत लोग सोचते हैं कि मैं तेज ब्रश करूँगा तो बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे, कुछ नहीं होता ऐसे। फिर नॉर्मल ब्रश करिए, नॉर्मल पेस्ट आप जो यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको फ्लेवर्ड पसंद हो वो वाला यूज़ करिए आप, बस इतना काफ़ी है। सेकेंडली, जो अंदर की तरफ से जो दांत होते हैं उनको प्रॉपरली ब्रश करिए। सेकेंडली, फ्लॉस आपने सुना होगा, फ्लॉस आते हैं, उनको फ्लॉस को आजकल रेडीमेड फ्लॉस आ रहे हैं, तो वो यूज़ एंड थ्रो होते हैं, यू कैन यूज़ इट एंड थ्रो। तो उससे जो बीचों बीच आपने जैसे चिकन खाया है, कुछ भी खाया है, फंसता है, तो यू कैन गेट इट रेक्टिफाइड। थर्डली, आप माउथ वॉशेस जो कि विदाउट अल्कोहल बेस्ड होते हैं, आजकल आ गए हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। देन एवरी 3 मंथ्स यू शुड गो टू अ डेंटिस्ट फॉर अ रेगुलर चेकअप। हम लोग बोलते हैं कि एक बार चेकअप करा लीजिए। इफ़ अगर इनिशियल स्टार्टिंग केरीज है तो हम उसको अभी अपन रोक के फिलिंग करके काम चला सकते हैं। लेटर ऑन इट विल गेट कन्वर्टेड टू रूट कैनाल ट्रीटमेंट। केरीज एक्सटेंड हो गई तो आपको पेन होना शुरू हो जाएगा, देन यू हैव टू गो थ्रू विद द रूट कैनाल ट्रीटमेंट। सो उसको हम बचा सकते हैं अभी से ही। आजकल प्रचलन बहुत बढ़ गया है कि ब्रेसेस लगवाना, तो अब जो है युवा ब्रेसेस फ्री ट्रीटमेंट चाहते हैं। इट इज़ नोन एज इन्विजिलाइन। इट इज़ क्लियर प्लास्टिक का होता है वो,
उसको लगाइए एंड विद इन 6 months to 8 months योर टीथ विल बी इनसाइड विदाउट एनी ब्रेसेस. सो ब्रेसेस फ्री भी अब आ गया है जो ऑलमोस्ट बहुत चलन में है, लोग लगवा रहे हैं. फिर गम वीनियर्स आ गए हैं, सेरामिक वीनियर्स आ गए हैं, जो कि आपको थोड़े बहुत आड़े टेढ़े दांत हैं तो आप सेरामिक वीनियर्स लगा के एंड यू कैन गेट करेक्टेड एंड स्माइल ऑल्सो ब्यूटीफुल. सर अगर हम फेस सर्जरी की मैंने बात करें यहाँ पर, तो जिस तरीके से फेस सर्जरीज की जाती हैं, कोई किसी की अगर नाक खराब है, किसी का अगर फेस पे कुछ एक्सीडेंट हो गया है, तो इन सब चीज़ों का लोग बाग सोचते हैं ट्रीटमेंट नहीं है. अगर मान लीजिए कई सारे केसेस ऐसे देखते हैं हम लोग जिसमें नाक अगर टूट गई है तो वो फिर जहाँ फिक्स हो गई वहीं हो गई, किसी ने अगर ट्रीटमेंट नहीं कराया तो ऐसे वर्स्ट केस सिनेरियोज में कैसे काम करते हैं, मतलब ये इसमें इलाज कितना ज़रूरी हो जाता है आगे? इसमें क्या है कि अब जो चीज़ डिप्रेस हो चुकी है उसको लेट इट हील बाय 3 months. हम लोग यही बोलते हैं कि अब जो हो गया ठीक है छोड़ दीजिए. आफ्टर 3 months देन वील हैव अ कॉस्मेटिक सर्जरी. दीज कम इन कॉस्मेटिक सर्जरीज. तो हम कॉस्मेटिक सर्जरीज में नोज लिफ्ट करते हैं, नोज के प्रॉपर पोजीशन देते हैं, टिप प्लास्टी होती है, सेप्टोप्लास्टी होती है. तो सेप्टम आपने कई पेशेंट्स को देखा होगा रनिंग नोज रहती है रेगुलरली, समटाइम उनका सेप्टम डेविएटेड होता है. तो वी गेट थ्रू विद द सेप्टोप्लास्टी प्रोसीजर्स एंड वी गेट इट करेक्टेड. समटाइम्स वी टेक ग्राफ्ट फ्रॉम द ईयर, पिन्ना है, उसको हम लगाते हैं एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ कार्टिलेज, बिकॉज इन द नोज इनसाइड वी हैव सम कार्टिलेजेस. कभी आप नोज को बेंड करेंगे तो बेंड होती है, सो इट हैज़ अ कार्टिलेजेंस पोर्शन इनसाइड. सो वी टेक इट फ्रॉम द ईयर एंड वी ग्राफ्टेड इनसाइड एंड वी मेक इट स्ट्रेट एंड द रनिंग नोज, द ब्लॉक्ड नोज एरियाज विल गेट वाइडन अप एंड द रनिंग नोज विल बी मोर और लेस बी करेक्टेड. ओके सर, यहाँ पे अगर देखा जाए तो अभी हम बात कर रहे थे कि अलग अलग सेंटर्स आपके हैं. अगर यहाँ पे आपने बताया था कि आप कोई कैंपेन चलाने वाले हैं, उस कैंपेन के बारे में सर बताइए. हमने अभी 24 अगस्त टू 25 सितंबर एक कैंपेन रन करा हुआ है जिसमें वी आर गिविंग फ्री ओपीडी एंड फ्री स्केलिंग एंड पॉलिशिंग एंड फ्री एक्सरेज टू पीपल दोज हु आर नीडी एंड दोज हु कम टू अस बाय कॉलिंग अस. डायरेक्ट वॉक इन भी है, जो आ सकते हैं वो डायरेक्ट आके हमारे पास दिखा सकते हैं. क्योंकि हमने देखा आफ्टर कोविड पेशेंट्स ने ये सोचा कि यार डेंटिस्ट बहुत महंगा है, जा रहे हैं हम ट्रीटमेंट कराने, मालूम नहीं कितना कॉस्ट लेगा, क्या उसका सिनेरियो होगा, क्या उसका प्रोटोकॉल होगा, और मालूम नहीं हो सकता है हम जाएंगे तो फर्स्ट विजिट में हमसे पैसे ज़्यादा ले ले. तो ये एक भ्रम बहुत ज़्यादा है. दूसरा ट्रस्ट चला गया, क्या जाएंगे तो ऐसा ना दांत ही निकाल दे और कुछ भी कर दे. तो हमने उनको एक रुझान के लिए कि प्रमोशनल एक्टिविटी कर रखी है सो दैट दे कैन कम डाउन एंड हैव अ कंसल्टेशन डन. बिकॉज आदमी आजकल एक कंसल्टेशन नहीं करता, आजकल 2 से 3 कंसल्टेशन लेता है, उसके बाद ही वो काम करता है. तो फर्स्ट विजिट कंसल्टेशन, देन सेकेंड ओपिनियन लेता है, देन थर्ड ओपिनियन लेता है. तो हमने इसलिए लॉन्च कर रहा था ताकि सब लोग मेरे पास आ सके और मुझसे अपनी राय लेके जा सकते हो, फिर डिसाइड करेंगे क्या करना है. सर अगर ओरल प्रोडक्ट्स हम देखें कहीं से, अभी फ़िलहाल के टाइम पे कई सारी चीज़ें, पहले तो टूथपेस्ट ही था, अब तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, प्रोडक्ट्स आ गए हैं. तो उसके बारे में ज़रा बताइए कि माउथ वॉश रहता है, कई सारी चीज़ें रहती हैं, आप तो च्युइंगम चबा के भी जो है दांत वाइट हो जाते हैं. तो ये सब चीज़ें बताइए कि ऐसे सही है या गलत है? ऐसे नहीं च्युइंगम चबा के दांत वाइट हो जाते हैं, ये सब एक प्रमोशनल एक्टिविटी है. एक्चुअली हमारे यहाँ हम लोग ब्लीचिंग भी कराते हैं दांतों की. तो ब्लीचिंग कराने में दिक्कत ये है इंडियन पॉपुलेशन में कि हम लोग हल्दी और मसाले इतने लेते हैं कि एवरी within 6 months it gets again in the same position that we have done before only before bleaching. तो हम ये सजेस्ट करेंगे कि आजकल इससे अच्छा पेस्ट आ गए जो कुछ एंटी कैविटी पेस्ट होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो. तो जो केरीज लग चुकी है वो तो ठीक है, लेकिन फर्दर आपको केरीज जो प्रॉब्लम रहेगी वो कुछ हद तक कम हो जाएगी. देन कुछ मसूरे के जेल आ गए हैं जो आप रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं. तो जो भी मसूरे की सूजन या दर्द आपको रहता है उससे आपको रिलीफ हो जाएगा. ये तो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है. आप घर पे आपको सेंधा नमक, सरसों का तेल, नींबू मिल जाएगा इजीली, आप उसको लीजिए एंड डेली रात में अच्छे से गम्स में और दांतों पे मसाज करके सोइए. आपको मैक्सिमम रिलीफ रहेगा ही रहेगा. गम जो जेल्स हैं वो क्यों इतने वो रहते हैं, कारगर रहते हैं, क्योंकि आप उनको मसाज करते हो. एज सुन एज आप मसाज करोगे द ब्लड सर्कुलेशन जो हैम्पर हो रखी है वहाँ पर, कुछ भी या तो पस के कारण या किसी के कारण, वो चली जाएगी. जब प्रेशर रिलीज हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, तो जो भी आपकी हीलिंग प्रोसीजर्स हैं वो नॉर्मल आ जाएंगे. सो दिस इज़ द मेन थिंग. ओके सर, ये तो आपने पूरा उसका मैंने बताया, लेकिन अब बात यहाँ पर कर ले हम कि इस सब के बीच में आपके एक्सपीरियंस काफ़ी अलग अलग रहे हैं सबके साथ ही. तो ओरल प्रॉब्लम्स जो बच्चों को होती हैं या फिर जो बड़ों को होती हैं, उनमें क्या मतलब अभी फ़िलहाल के क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिली कोरोना के बाद और कोरोना के पहले?
बच्चों में ये रहा कि बहुत ज़्यादा केरीज एक्सपोजर बहुत रहा, लेकिन हम लोग ज़्यादा एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट बच्चों के लिए नहीं लेते हैं, क्योंकि बच्चों के जो दांत हैं ऑलमोस्ट 6-7 साल में ब्रेकअप होना शुरू हो जाते हैं, तो धीरे 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 वो निकलेंगे और नए आने लग जाते हैं। तो हम ये चाहते थे कि जो दांत निकले हैं उसकी जगह पे कोई दूसरा दांत टेक ओवर ना करे, तो हम बस उसको गैप मेंटेनेंस बहुत प्रॉपरली गाइड करते हैं। जो भी पेरेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं कि केरीज एक्सपोजर जितना मिनिमम टू मिनिमम हो, जंक फूड्स या स्टिकी फूड्स जो भी ले रहा हो, एक बार इसको कुल्ला करा दीजिए। अगर ये ब्रश नहीं भी कर रहा है तो बस कुल्ला करा दीजिए, दैट इज इनफ फॉर हिम और हर, जो वो मेंटेन कर सके। और बाकी बड़ों में ये देखा गया है कि वो लोग तो ब्रश करते ही नहीं रात को, भूल ही जाओ आप, वो करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो लेट नाइट पार्टीज में आएंगे भाई 11:30-12 अगर वो घर पहुंच रहे तो उसके बाद तुमको ये पता ही नहीं रहता कि उनको ब्रश भी करना है, वो ऐसे ही आगे सो जाते हैं खा पी के। इसलिए जो भी आपको खाना लेना है दैट शुड बी 2 or 3 आवर्स बिफोर व्हेन एवर यू गो टू स्लीप, सो दैट थोड़ी देर में आप पानी वानी पियोगे, ये सब करोगे तो वॉश ऑफ हो जाएगा, तो लेस केरीज एक्सपोजर रहेगा या कम कीटाणु लगेंगे आपके दांत में। सर यहाँ पे अगर देखा जाए तो सुबह और रात में जो खाना हम खाते हैं, यानी कि कुछ लोगों की होती है आदत कि बहुत स्टिकी फूड खाते हैं, बहुत ऑयली होता है, या फिर बहुत ज़्यादा कैसे सकरा फूड खाते हैं कि लगातार शक्कर खा रहे हैं या फिर लगातार जो है मीठा खा रहे हैं, दांत कहीं ना कहीं ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं उसके बाद वो डेंटिस्ट के पास पहुँचते हैं कि अब आप कुछ कर दीजिए तो ठीक हो जाए। तो ऐसा क्या करना चाहिए लोगों के, सही टाइम क्या है इन सब चीज़ों के लिए, साथ ही क्या हम लोग पहले से कर सकते हैं कि ऐसा कुछ ना हो दांतों में अगर खाने की हैबिट है भी तो? हम ब्रशिंग प्रॉपरली करें और ओरल हाइजीन मेंटेन करें, देन हम च्युइंगम ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सुबह से खा रहे हैं तो रात तक खाते ही चले जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना। देन बट उससे क्या होगा कि मसल एक्सरसाइज रहेगी, जो अगर मुंह में आप कुछ चीज़ भी रखते हो, लौंग भी रखते हो कुछ, तो फ्लूइड जो अपने रिलीज होते हैं ग्लैंड से, तो वो वेट रखते हैं माउथ को। वेट रखेंगे तो ऑलमोस्ट सूखापन कम रहेगा, तो केरीज एक्सपोजर और कम रहेगा। मैं ये बोलूँगा सभी युवा को कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा गुटखा छोड़ने का प्रमोशन हो वो करें, और गुटखा ना लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सर उपाय देख लें, अगर यहाँ पे हम गुटखा अगर छोड़ने की बात आई, गुटखा सिगरेट या जो भी आजकल बच्चे लेते हैं या कोई भी इंसान ले रहा है, तो उनके लिए कहाँ से शुरुआत करेंगे? कई लोगों को हैबिट हो जाती है, कहते हैं तलब हो जाती है लोगों को बहुत ज़्यादा, छूटना नहीं है। और यही प्रॉब्लम है इंडिया में कि गुटखा खाने वाले लोग तो मुझे नहीं लगता कभी छोड़ पाते हैं टोबैको छोड़ वगैरह। देते हैं मैडम, मैंने कई सारे लोग लोगों को देखे देखा भी है हैं। जो कई बार एक झटके में ही छोड़ देते हैं, बिल्कुल। तो अगर ऐसे वो लोग ईगो पाई हैं जाती है उनकी। जो धीरे धीरे होते हैं, सबसे उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट प्रोसेस उनको रहता तो है? पहले एक प्रोत्साहन देना चाहिए कि गुटखा छोड़ना है। गुटखा आदमी तभी छोड़ता है जब उसको लगता है कि यार अब मेरे को कैंसर होने वाला है, या अब मुझे कोई मुंह में छाला आ गया जो ठीक नहीं हो रहा कम से कम 2-3 महीने से, तब वो वरी होकर धीरे धीरे छोड़ता। कुछ लोग तो वो भी नहीं छोड़ते हैं, लगातार खाते रहते हैं। तो मैं यही उनको बोलूँगा कि पहले अगर आपको लग रहा है कि आप गुटखा का 10 पाउच रोज खाते हैं, समझ लीजिए यू मेक इट विद 5, कम कर दीजिए धीरे धीरे। जैसे 5 होंगे वैसे आप धीरे धीरे 3 पे ले आइए, 3 से फिर 2, हाँ 2 से फिर 1, फिर उस 1 वाले में आप सौंफ मिला लीजिए। धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ गई लेकिन चीज कम हो गई, तंबाकू कम हो गया। फिर उसको हाफ करके फिर उसमें डबल द सौंफ मिला लीजिए। धीरे 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 आपको आदत है च्यूइंग करने की, उसके टेस्ट की, रादर देन गुटखा खाने की। आपको तो ना पता ये गुटखा है, हमने नाम दिया उसको गुटखा, असली में वो गुटखा नहीं बोलते हैं। हाँ, इट इज ऑलमोस्ट अ माइंड गेम। भाई आप किसी बच्चे को, कोई बच्चा जिद्दी हो जाता है तो आप क्या बोलते हो, आप वहां चलो, उधर देखो, वो देखो क्या हो रहा है। वो धीरे धीरे उसको भूल जाता है कि मैंने क्या डिमांड करी थी मम्मी पापा से। तो वी हैव टू चेंज द माइंड ऑफ यूथ रादर देन चेंजिंग देम। वो हट पे आ जाएगा। आप हाँ, आप किसी को बोलोगे नहीं, आप, मैं ही आपको बोलूँ कि नहीं नहीं आप मत आना यहाँ पर, आप मत आना, अच्छा नहीं है, आपके मन में क्यूरियोसिटी डेवलप, व्हाट इट इज, वी शुड टेक इट वंस। मेरे मम्मी पापा ने बोला, मेरे फ्रेंड्स ने मना किया, कुछ ना कुछ तो है। तब वो फिर उसको धीरे धीरे उसको अपने वश में ले लेता है और धीरे धीरे माइंड पे जो उसकी एक्टिविटी करता है, क्या ये अच्छा है, ये अच्छा लग रहा है, हमको फीलिंग हो रही है, तो इसलिए धीरे धीरे माइंड मेकअप करिए उनके यूथ का भी, और जिसको जो भी खाता है हमने उसको धीरे धीरे प्रोत्साहित करके चेंज करते हैं। अभी हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं, इनके माउथ ओपनिंग ओनली 1 फिंगर है, वो चम्मच तक अंदर नहीं जाता है। अभी हम उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं ऑलमोस्ट 8-10 पेशेंट्स का। पहले हम करते थे सर्जिकली करते थे, सर्जरीज कर देते थे और माउथ ओपन कर देते थे।
अब कुछ पेशेंट्स चाहते हैं कि हम सर्जरी नहीं कराना चाहते, तो हम उनको धीरे धीरे इंजेक्शन द्वारा उनके माउथ ओपनिंग को इलास्टिसिटी में लेके आ रहे हैं और धीरे धीरे माउथ ओपनिंग करा रहे हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर आज हमारे साथ स्टूडियो में आने के लिए और इतनी सारी जानकारी हमें देने के लिए। तो बिल्कुल हमने जाना इतना कुछ डेंटिस्ट और ओरल के बारे में। जी हाँ, अगर आप अपने डेंटिस्ट के पास रेगुलर जाते हैं तो बिल्कुल आप अपने माउथ को जो है हेल्दी रख सकते हैं। साथ ही कई सारी चीज़ें जो होती हैं वो माउथ में होने लगती हैं और कोरोना के बाद तो कई सारी दिक्कतें और भी बढ़ गई हैं। ये लोगों में मिथ्स बहुत सारे आ गए हैं, लेकिन हमने हर मिथ का आपको इलाज बताया है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। कैसे आप अगर टोबैको के हैबिटेड हैं और साथ ही अगर आप सिगरेट भी पीते हैं तो आप हर चीज़ को धीरे धीरे जो है छोड़ सकते हैं। साथ ही आपने आपको ये भी बताया रितेश सहगल जी के पास जाकर जो है अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। कई सारे कैंप्स यहाँ पर लगने वाले हैं। तो बिल्कुल आपकी हर चीज़ जो है हेल्दी होनी चाहिए, यानी कि आपके बॉडी से लेकर आपके माइंड से लेकर आपके दांतों तक। तो बिल्कुल हमारी खास पेशकश शख्सियत में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।